338 करोड़ के लेन देन की आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर कई गवाह और निकलकर सामने आ जाते हैं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि इस मामले को और लंबा खींचने की कोशिश की जाएगी ताकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंस जाए और ऐसे में मनीष सिसोदिया पिछली सुनवाई जो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी तो उसमें देखने के लिए मिला था कि ईडी ने कहा था कि उनके पास कई बड़े सबूत हैं और मनीष सिसोदिया को जमानत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो वो शायद सबूतों के साथ छेड़छाड़ चल रहा है। लेकिन इसके समानांतर ही कोर्ट में भी कार्रवाई चल रही है। कोर्ट में जो आज पुनः विचार याचिका सिसोदिया की तरफ से लगाई गई है उस पर सियासी पंचनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज एक खास मुद्दे की तरफ रुख करते हैं दर्शकों। दरअसल आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेता इस वक्त जेल में बंद हैं और उसमें से एक अहम चेहरा दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का भी है। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर जिस तरीके से इस समय ये माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और चाहे वो कोर्ट के भीतर लड़ाई हो या फिर कोर्ट के बाहर की लड़ाई हो, दोनों लड़ाई लड़ी जा रही है। अरविंद केजरीवाल भले ही इस पूरे मामले पर पहले खामोश रहा करते थे, लेकिन अब उनके तेवर बदले हुए हैं और उन्होंने साफ तौर पर इस लड़ाई को लड़ने का मन बना लिया है। आज कोर्ट में सुनवाई हो रही है और इस कोर्ट की सुनवाई में दरअसल मनीष सिसोदिया की जमानत से जुड़ा एक अहम फैसला जो है वो आज आने वाला है। एमके नागपाल की अदालत में जो है ये सुना जाएगा और जाहिर सी बात है कि इस पूरे मामले को लेकर के अब तक जो भी तैयारी की गई है, इससे पहले की जो सुनवाइयों पर हम बात करें, चर्चा करें, तो ऐसा लगता है कि मनीष सिसोदिया का पक्ष कुछ बेहतर पहले से ज़रूर हुआ है। लेकिन ईडी हर मामले में जिस ढंग से एक जो है बड़ा बयान रखती है और ये कहती है कि दरअसल मनीष सिसोदिया को जमानत देना इस केस को कमज़ोर करने जैसा होगा क्योंकि वो एक बड़े पद पर रह चुके हैं और ऐसे में वो केस की कई कड़ियों को जो है कमज़ोर कर सकते हैं, सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। ये दलील लगातार कई बार रखी जा चुकी है और आज इसी मामले पर हम चर्चा करेंगे, हर उस सवाल को लेंगे और आपको समझाने का भी प्रयास करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी के खिलाफ ये जो कार्रवाइयों का सिलसिला चल रहा है, ये क्या मात्र कार्रवाई जो है गुनाहों के ऊपर की जा रही है या फिर इसमें कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र भी शामिल है? क्योंकि अब इसको लेकर खुलकर चर्चा की जा रही है, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर विपक्ष के और नेताओं की बात करें। मेरे साथ नाज़मीन मौजूद है। एक सवाल लेते हैं, इनसे समझते हैं कि आखिरकार आज की सुनवाई में आपको क्या लगता है मनीष सिसोदिया के लिए कितनी राहत भरी खबर आएगी और क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ अब तक जो सुनवाई हुई है उस आधार पर उनको ज़मानत क्या मिल सकती है आज? क्योंकि कई बार हमने देखा कि ज़मानत मिलते मिलते रह गई और ऐसा लगा कि अब ज़मानत मिल जाएगी, लेकिन कोर्ट ने जो है इस बुनियाद पर नहीं दिया क्योंकि वो सबूतों से छेड़छाड़ कर। देखिए, जहाँ तक लगता है कि कोर्ट पर उम्मीद तो रहती है सबको कि यहाँ पर फैसला जो सुनाया जाएगा वो कहीं ना कहीं हक में सुनाया जाएगा, लेकिन सारी चीज़ों को देखकर ही कोर्ट कहीं ना कहीं फैसला सुनाते हुए नजर आते। तो वैसे में देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के मामले में हो या संजय सिंह के मामले में हो, क्योंकि सिर्फ मनीष सिसोदिया ही नहीं बल्कि संजय सिंह के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होती हुई नजर आएगी। लेकिन जहां तक इस पूरे मामले को देखा जाए तो ईडी अधिकारी यही कोशिश करेंगे कि यहां पर जमानत ना मिल पाए, क्योंकि संजय सिंह के मामले में देखा जाए तो दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट में क्या देखा गया कि जाँच जारी रहनी चाहिए, जाँच अभी रुकनी नहीं चाहिए। वहीं देखा जाए तो मनीष सिसोदिया के मामले में भी यही देखा जाता है। 338 करोड़ के लेन देन की आरोप मनीष सिसोदिया पर लगा दिए जाते हैं। यहाँ पर कई गवाह और निकलकर सामने आ जाते हैं। तो जहां तक मुझे लगता है कि इस मामले को और लंबा खींचने की कोशिश की जाएगी ताकि यहां पर आम आदमी पार्टी पूरी तरह से फंस जाए और ऐसे में मनीष सिसोदिया को जहां तक लगता है कि इस बार भी राहत नहीं मिलेगी। एक सवाल ये रहेगा कि आखिरकार ये जो पक्ष रखे जा रहे हैं ईडी के द्वारा, आपको क्या लगता है कि बीते 9-10 महीनों की ये जो लगातार जो एक लड़ाई चली है अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी के बीच, इस लड़ाई का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि भले ही ये कार्रवाई ईडी मनी लॉन्ड्रिंग या उन जैसे तमाम मुद्दों पर कर रही हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक एंगल ज़रूर है, क्योंकि हर जब राजनीतिक पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, राजनेता के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो उसमें राजनीतिक एंगल ज़रूर रहता है। और आपको क्या लगता है कि इस पूरे मामले पर
भाजपा वर्सेस आपकी लड़ाई की असल वजह क्या हो सकती है? क्या एमसीडी चुनाव या फिर आने वाले दिनों में जो एक विकल्प बन रही है आम आदमी पार्टी, वो वजह हो सकती है राजनीतिक एंगल से? देखो, राजनीतिक एंगल की बात की जाए तो सिर्फ और सिर्फ लड़ाई कुर्सी को लेकर देखी जाती है। कुर्सी की बात करें तो आप किसी भी राज्य में चले जाइए, यहाँ पर तमाम पार्टियां एक दूसरे को टक्कर देती हुई नजर आएंगी। विधानसभा चुनाव की बात करें, इसमें भी टक्कर दी गई, यहाँ पर तमाम पार्टियां उतरी, लेकिन जो पार्टी यहाँ पर जीतती हुई नजर आई वही वहीं पर मुख्यमंत्री का ऐलान करेंगी। वहीं विधानसभा चुनाव बीत जाते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव अभी बाकी हैं। दिल्ली की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं सुपड़ा साफ ही नजर आता है। यहाँ पर 3 बार अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी देखी जाती है और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ उपराज्यपाल के सहारे कहीं ना कहीं उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है, उनके अधिकारों को दबाने की कोशिश करती है। ऐसा अरविंद केजरीवाल खुद कहते हुए नजर आते हैं कि कई ऐसे काम, कई ऐसी योजना दिल्ली में लागू करने की बात की गई थी जिस पर उपराज्यपाल ने फाइलों को रोकने का काम किया है, जानबूझकर किया है, केंद्र सरकार के इशारों पर किया है। तो ये लड़ाई जो है अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में देखने को मिल रही है। और तमाम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो वो भी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रही हैं, क्योंकि ये जो सरकारी एजेंसियां ईडी, सीबीआई लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों पर ही लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल दर्शकों, इस पूरे मामले पर विपक्ष के ये बड़े आरोप हैं और इन आरोपों को लेकर विपक्ष ये दावा करता है कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी जो है चुनावी लड़ाई कोर्ट में लड़ना चाह रही है। ये उनका अपना पक्ष है, लेकिन मेरे साथ प्रज्ञा इनसे समझते हैं कि आखिरकार मनीष सिसोदिया को लेकर के आज कोर्ट में क्या हो सकता है। उनके जो वकील है जो लगातार ये बड़े दावे कर रहे हैं कि आज उन्हें साफ तौर पर जमानत वो दिलवा कर रहेंगे, क्योंकि उनसे जुड़ा हुआ कोई भी सबूत जो है अब तक ईडी सीधे तौर पर जुड़ा हुआ कोई सबूत जो है ईडी नहीं पेश कर पाई है। और इस बिना पर उनकी मांग है तो कोर्ट जो है उनको आज जमानत दे देगा। और ऐसे में एक लंबी लड़ाई चली है 9-10 महीनों की, उसमें उन्हें एक बड़ी राहत मिली। देखिए, बिल्कुल ये काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं कि मनीष सिसोदिया को आज एक बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन जैसा कि पिछली सुनवाई जो राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई थी तो उसमें देखने के लिए मिला था कि ईडी ने कहा था कि उनके पास कई बड़े सबूत हैं और मनीष सिसोदिया को जमानत इसलिए नहीं दी जा सकती क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आएंगे तो वो शायद सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। हालांकि देखा गया कि 11 नवंबर को इस दलील रखने के बाद भी राउज एवेन्यू कोर्ट उन्हें 6 घंटों के लिए अंतरिम जमानत देता है क्योंकि उनकी पत्नी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब चल रही है। लेकिन इस तरीके से अगर देखा जाए तो हो सकता है कि मनीष सिसोदिया को आज राहत मिल जाए। और अभी अगर बात की जाए तो बीते 9 दिसंबर को शराब घोटाले मामले में ही एक और आरोपी बिनोय बाबू को जमानत मिली है जो मनीष सिसोदिया की तरह ही 13 महीने जेल में बिता चुके थे। और इसी आधार पर कि सिर्फ दलीलों को देखते हुए किसी भी शख्स को अनिश्चित काल के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता, बिनोय बाबू को जमानत दी गई। तो ऐसे में उम्मीद तो यही है कि शायद मनीष सिसोदिया को जमानत मिल सकती है, लेकिन जब तक अदालत का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक कुछ भी कहा नहीं जा सकता। बिल्कुल, जो है अदालत का फैसला अंतिम फैसला होगा और इस फैसले का इंतज़ार अभी भी किया जा रहा है। एक सवाल जो है आखिरी लेते हैं और समझते हैं कि आखिरकार राकेश जी का इस पर क्या मानना है और वाकई क्या आज अदालत की सुनवाई में कोई बड़ा फैसला सुनने को मिलेगा जो कि हमें लगभग कई महीनों से नहीं सुनने को मिल रहा है। और एक सवाल ये भी है कि आखिरकार ये जो लड़ाई आप देख रहे हैं भाजपा वर्सेस आपकी, इसका असल कारण क्या माना जा सकता है? क्योंकि जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि सिलसिलेवार तरीके से तमाम नेताओं पर एक के बाद एक आरोप लग रहे हैं, आपके नज़रिए से क्या लगता है कि ये मामला दरअसल राजनीतिक एंगल से क्या हो? देखिए अबरार, ये पूरा मामला जो मेरे को दिख रहा है वो पहले राजनीतिक था जो अब कानूनी रूप में बदल चुका है, लेकिन इसमें राजनीतिक एंगल तो है। उपराज्यपाल केंद्र से मनोनीत होते हैं और ये बात किसी से छुपी नहीं है कि राज्यपाल और उपराज्यपाल किस रूप में मनोनीत होते हैं और किस तरह से वो काम करते हैं। तो राजनीतिक मसले तो हैं। अब जो चीज़ें हो गई हैं कि जांच एजेंसी ने जांच की और पूरा मामला कानून के सामने है, तो वार पलटवार राजनीतिक चल रहा है, लेकिन इसके समानांतर ही कोर्ट में भी कार्रवाई चल रही है। कोर्ट में जो आज पुनः विचार याचिका सिसोदिया की तरफ से लगाई गई है उस पर मुझे आज इतना कुछ नहीं दिख रहा है कि कोर्ट एकदम ब्लंट होके और फैसला दे देगा जमानत को लेकर। अभी मेरा अनुमान है कि सिसोदिया साहब को और थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और राजनीतिक लड़ाई के साथ साथ अब ये पूरी लड़ाई कानूनी हो गई है। अब इसमें देखिए राजनीतिक लड़ाई तो आम आदमी पार्टी का काम बढ़ गया है, उसे कानूनी लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है और बीजेपी और कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है।
एक सवाल ये है कि जब जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये कहा था कि निचली अदालत अगर जो है 6 महीने में 5 महीने में इस केस को नहीं सुलझाती है तो मनीष सिसोदिया जो है फिर से एक बार जमानत याचिका दायर कर सकते। इस बात का क्या मायने निकाले जाए? क्या कोर्ट ये मान रहा है कि ईडी जानबूझकर किस केस को जो है तूल तवील कर रही है और इसमें जो है मात्र दलीलों के आधार पर मनीष सिसोदिया को जेल में रखने की कोशिश? देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी बात कही वो कहीं ना कहीं एक इसमें आधार आपको देखना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट इंटरवीन नहीं करना चाहती है निचली अदालतों के फैसलों में। एक स्वायत्ता न्यायपालिका की बनी रहे निचली अदालतों के फैसले को लेकर, और सुप्रीम कोर्ट ये भी मैसेज देना चाह रही थी कि सभी लोग जो भी राजनीतिक अपराधी या राजनीतिक नेता हैं जो किसी न किसी अपराध करने या उन पर आरोप है जांच एजेंसी के घेरे में, वो सभी आप देख रहे होंगे निरंतर सुप्रीम कोर्ट पहुंच रहे। तो एक तो इस चीज़ को भी गलत मैसेज ना जाए न्यायपालिका को लेकर, और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट चाह रही है कि एक बार निचली अदालतों में सुनवाई खत्म हो जाए और उनके ऊपर चीज़ें, उनके पास जब चीज़ें फिल्टर होकर आए तो वो अपनी कार्रवाई अपने विवेक के अनुसार कर सके, जैसे हमने राहुल गांधी के मामले में भी देखा। तो एक तरीके से पूरा फैसला सुना दिया था लोअर कोर्ट ने, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया। सेम आपको यहाँ भी देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, ये कुल सवाल ऐसे थे जो आपके जहन में चल रहे होंगे और इन सवालों के जवाब जो है हमने अपने सहयोगियों से जानने की कोशिश की, तो कुछ ना कुछ मामले आपके भी जहन में हल हुए होंगे और आज की इस सुनवाई पर हमारी नज़रें बनी हुई है। जो भी अपडेट होंगे वो हम आप तक जो है लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।